नमस्कार, मैं हूं शिवम अग्रवाल। त्रिकोणमिति का हम लोग रूटीन क्लास पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति में कोण पढ़ लेते हैं। जितनी क्लासें हो गई हैं त्रिकोणमिति में, हम लोगों ने त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना, उनके सूत्रों में आपस में संबंध स्थापित करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब बात कर लेते हैं कोण की। सबसे पहले कोण का डिस्कशन किया जाता है, लेकिन हमने थोड़ा आप लोगों को पहले त्रिकोणमिति का परिचय दिया, फिर हमने आप लोगों को कोण बताया ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, डीपली आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो कोण होता क्या है हम आप लोग को बता दें पूरा। कोण इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगल। क्या है कोण? तो कोण का बेसिकली जब जानकारी दी गई रेखागणित से, सबसे पहले इसको बताया गया कि रेखागणित में दो रेखाओं के बीच में जो दो रेखाओं के बीच में घुमाव होता है वो कोण कहलाता है। जैसे आपस में कोई रेखा दी गई और ये प्रारंभिक रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, या प्रारंभिक रेखा, और इस रेखा से दूसरी रेखा तक का जो घुमाव हो, जैसे मान लो ये और एक और रेखा है, अगर हम इसे नाम देते हैं ये OX और ये OA, तो रेखा OX से रेखा OA तक का जो घुमाव होगा वही कहलाएगा कोण। ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, ये तो ये है इसका कोण। रेखा OX से रेखा OA तक, ये जो OX रेखा है इसको कहते हैं प्रारंभिक रेखा, और ये जो रेखा है इसको कहते हैं अंतिम रेखा। अच्छा, कोण को पढ़ा कैसे? और ये जो O होता है इसको कहते हैं शीर्ष बिंदु या मूल बिंदु। शीर्ष बिंदु या इसी को मूल बिंदु भी कहते हैं, शीर्ष बिंदु या मूल बिंदु। अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने क्या कहा कि प्रारंभिक रेखा OX से अंतिम रेखा OA तक का घुमाव, रोटेशन, मतलब प्रारंभिक रेखा OX से अंतिम रेखा OA तक का जो घुमाव या रोटेशन, घुमाव या इंग्लिश में इसको कहते हैं रोटेशन, इसी को क्या कहते हैं? कोण। यही कहलाता है कोण। मतलब कभी भी हमें कोण निकालना तो प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक का जो घुमाव आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण। ज्यादा विस्तृत में देखना तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई एक रेखा दी गई OX, ये क्या है? प्रारंभिक रेखा, इसको हम लोग कह रहे हैं। अब हम लोगों ने एक अंतिम रेखा खींची, जरूरी नहीं है कि अंतिम रेखा ये इसी पे हो, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां कहीं भी खींचो, तो मतलब यहां से यहां तक का जो कोण होगा या फिर यहां से यहां तक का जो कोण होगा, कोण हमेशा प्रारंभिक से ही देखेंगे, और जहां जिस रेखा का कोण देखना है वही कहलाएगी अंतिम। तो अगर यहां तक का कोण लेंगे तो ये होगी अंतिम रेखा या अंतिम भुजा, ये हो जाएगी अंतिम। तो जो भी हम लोग कोण देख रहे हैं वही हो जाएगी। अच्छा, कोण कैसे देखेंगे? जैसे यहां तक है, इसका देखेंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाली रेखा पे कोण देख रहे हैं तो ये इतना कोण गिना जाएगा पूरा, और इस वाली रेखा पे कोण गिना है तो ये प्रारंभिक रेखा से उस रेखा तक का घुमाव क्या कहलाएगा? कोण। यही हो जाता है हम लोगों का कोण। लिखते कैसे हैं? कोण को लिखने का भी सही ढंग आना चाहिए। तो कोण में लिखने के लिए क्या है कि प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा और बीच में उसका शीर्ष बिंदु, जैसे यहां पर देख लेते हैं, ये XOA पढ़ा जाएगा, XOA या फिर AOX, दोनों में कोई अंतर नहीं। कोशिश की जाती है कि हम लोग प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा की हो जाए, लेकिन अगर आप रिवर्स भी लिखते हैं अंतिम रेखा से प्रारंभिक रेखा, तब भी वो कोण माना जाएगा। और कोण को प्रदर्शित करने के लिए इस वाले चिन्ह से बनाते हैं कोण, या ये दोनों एक ही बात है, XOA कह लो चाहे AOX, तो ये हो गया हम लोग कोण। ऐसे इसमें अगर बात करें इसको A B C D E नाम दिया जाए, तो देखो XOA कोण क्या कहलाएगा? कोण XOA। कौन सा आपको? XOA। ऐसे XOB आप लोग देख रहे होंगे कि हमेशा O को बीच में लिखा जा रहा है, मतलब कोण जिस बिंदु पर बन रहा होगा, जो मूल बिंदु होगा या जो शीर्ष बिंदु होगा जिस पर कोण बन रहा है, उसी को बीच में रखा जाता है हमेशा। वो बीच में रखने का मतलब ये कि वो ये बता रहा है कि कोण उसी बिंदु पर बन रहा है। जैसे हमने O लिखा बीच में, उसको बन रहा है XOE XOC जो भी लिख देंगे वही कोण कहलाने लगेगा। तो ये हो गया हम लोग के कोणों के बारे में जानकारी। अब हम लोग देख लेते हैं धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। जब कोणों के बारे में हम लोग जानना शुरू कर दिया तो कोण निकलेगा कैसे, मतलब कोण का चिन्ह क्या होगा। जैसे हमारे पास ये प्रारंभिक रेखा OX,
और प्रारंभिक रेखा से एक और अंतिम रेखा खींची जाएगी, जिन दो रेखाओं के बीच में कोण बनेगा। तो ये अगर प्रारंभिक रेखा के वामावर्त और दक्षिणावर्त देख लेते हैं, वामावर्त दक्षिणावर्त को भी हम लोग समझ लेते हैं। घड़ी हम लोग जानते हैं, जैसे ये दी गई हमारे पास घड़ी, ऐसे दिया जाता है, यहाँ 12 होता है, 3, 6, 9 और ऐसी संख्या बनी होती है। घड़ी कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है, मतलब घड़ी की दिशा क्या होगी ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं हम लोग दक्षिणावर्त। हम लोग बिल्कुल याद कर लें, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इसको कहते हैं वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या हुआ कि घड़ी के जस्ट उल्टा, मतलब घड़ी ऐसे चल रही तो हम लोग ऐसे चलेंगे, उल्टा, घड़ी के उल्टा ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि घड़ी की दिशा में चलना है तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कहते हैं इसको। तो अब कैसे हम लोग कोण डिसाइड करेंगे? जैसे देख लेते हैं, यहां पर ये OA लाइन दी गई, OA, तो देखो x से a की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, x से a की तरफ, तो ये घड़ी की दिशा के विपरीत है, घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी ऐसे चलनी है और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं। इसके हिसाब से देखो O बिंदु पे, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है तो उसके हिसाब से देखें, तो O के हिसाब से देखो ये कोण ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उल्टा है घड़ी की दिशा, तो ये कोण कैसा होगा? धनात्मक। और अगर यही चीज नीचे की ओर B, तो फिर क्या करेंगे? नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आना मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे तो चल रही है, तो घड़ी की दिशा में आने का मतलब क्या होगा? ये ऋणात्मक कोण है। धनात्मक और ऋणात्मक कोण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, यहां पर अगर ये हमारे पास x है और ये O है, तो हम लोग OX से जब आगे की ओर बढ़े तो देखो यहां पर ये 90 अंश हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा? प्लस का 90। क्यों? क्योंकि घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत है। घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, बिल्कुल याद रखें, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत ऐसे ACW, तो हम लोग कैसे चले? घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत, तो ये क्या कहलाएगा? प्लस का 90। हम बना दे रहे हैं, अगर ऐसे चले हम लोग तो ये क्या होगा? प्लस की 90। ऐसे अगर हम लोग और आगे यहां तक आए 180 पर, तो फिर और आगे ऐसे चला गया होगा, और ऐसे चलेगा तो यहाँ पर 270, और घूम के यहाँ पर 360, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरा एक चक्कर लगाने में 360, और घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो कैसा? सब प्लस प्लस के। अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में चलने लगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 0, और यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? देखो अब 90 यहाँ पर बनेगा, माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी लिखा हमने क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा के हिसाब से चलो तो माइनस का कोण गिनना पड़ता है, माइनस के 180, यहां जाएंगे माइनस के 270, और ये माइनस के 360। तो इस तरीके से हम लोग चाहे घड़ी की सुइयों की दिशा के हिसाब से लिख लो, चाहे विपरीत दिशा में, कोण और चिन्ह हमें आराम से ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे चतुर्थांश की, मतलब कोणों में ही चतुर्थांश आते हैं। तो चतुर्थांश क्या होता है? स्पष्ट नाम से चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश, एक पूरे समतल को, जैसे मान लो ये पूरा बोर्ड दिया है, इसी बोर्ड को हमने 4 भागों में बांट दिया। देखो जैसे हम इस पूरे बोर्ड को मान लें तो ये हमने 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4। इसको हमने कहा पहला भाग, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ये हो गया 4 भाग। हम लोग क्या करते हैं, जो पड़ी हुई रेखा होती है, मतलब लेटी हुई रेखा होती है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा होती है इसको कहते हैं वाई अक्ष। तो ऐसे करते हैं, यहाँ x, यहाँ x डैश, x डैश का मतलब है कि माइनस करेगा, ये y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y डैश। तो x x डैश y y डैश, मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो होगा वो x के धनात्मक मान रहेंगे, यहाँ पर जो होगा वो x के ऋणात्मक मान, यहाँ पर जो होगा वो y के धनात्मक मान, और यहाँ पर y के ऋणात्मक मान। अब हम लोग चतुर्थांश को किस तरीके से विभाजित करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 0 अंश का कोण रहेगा, यहाँ 90, देखो समकोण बन रहे हैं सब, ये सारे के सारे समकोण बन रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक प्रथम चतुर्थांश कब होगा, लिख लेते हैं प्रथम चतुर्थांश।
प्रथम चतुर्थांश कब होगा? जब आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा। यदि आपका जो कोण है, थीटा की जो वैल्यू है, जो कोण दिया है वो 0 से 90 के बीच में है, तो प्रथम चतुर्थांश में गिना जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में कब होगा? जब थीटा की वैल्यू होगी 90 से 180। लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है और यहाँ पर 270 होता है और यहाँ फिर से 360 होता है। एक पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी। तृतीय चतुर्थांश कब होगा? जब 180 से बड़ी और 270 से छोटी। और चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें क्या होगा? 270 से 360। अच्छा, 270 से 0 तो गिनेंगे नहीं, तो 270 से 360 मतलब सब 90 अंश के अंतराल दिए, 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360। आपको पता चल जाएगा कोण कितने अंश दिया गया, उससे आप पता चला लेंगे कि वो प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हम लोगों को इस तरीके से चतुर्थांशों की भी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, इन चतुर्थांशों के नाम कैसे लिखते हैं? जैसे पहला चतुर्थांश है तो इसको ऐसे कहेंगे XOY, लिख दे रहे हैं यहाँ पे XOY प्रथम चतुर्थांश। ऐसे जब द्वितीय चतुर्थांश होगा तो YOX डैश, YOX डैश। तृतीय चतुर्थांश X'OY डैश। देखो X'OY डैश, मूल बिंदु को बीच में लेंगे और जिन दो के बीच में बन रहा है वही, और लास्ट वाला Y'OX। तो इस तरीके से हम लोग चारों चतुर्थांश लिख देते हैं। गलती क्या कर देते हैं हम लोग? जैसे XOY लिख दिया तो ये तो हो गया पहला चतुर्थांश, लेकिन दूसरा चतुर्थांश कुछ लोग क्या करते हैं? X'OY लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? उन्होंने कहा पहले हम x से लिख दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिख रखा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो दूसरा 90 से बड़ा 180 से छोटा है। अगर आप X'OY लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 180 और 90 के बीच में उल्टा चलने लगेगा, इसलिए सीधे ही चलाते हैं हम लोग। जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सारे काउंट करेंगे। x के बाद y आ रहा है, y के बाद x डैश, y के पहले नहीं आ जाएगा x डैश, मतलब y लिखोगे फिर x डैश लिखा जाएगा, क्रम रहेगा, फिर x डैश के बाद y डैश। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये चारों चतुर्थांश के बारे में जानकारी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं माप। कोण हम लोगों ने निकालना सीख लिया, उनके चिन्ह सीख लिए। अब हमें मात्रा के माप की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग नाप लेते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर सेंटीमीटर नापते हैं, ऐसे कोण को भी मापने के लिए इकाई चाहिए होती है। तो 3 इकाइयां हैं, हमने आप लोग सामने लिख रखी हैं। शास्त्रिक पद्धति है, शतक है और रेडियन। तीनों पद्धतियों में हम लोग कोणों को नाप सकते हैं। शास्त्रिक पद्धति में कोण कैसे नापते हैं? हम लोग एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश में बांट देते हैं। अंश कहते हैं इसको। एक अंश को बांटेंगे 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड। प्रदर्शित करने का तरीका है, एक समकोण मतलब 90 जो कोण हम लोग नाप के चलते हैं उसको 90 अंश कहेंगे। एक अंश को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड। शतक पद्धति में क्या करते हैं? एक समकोण शतक मतलब 100, तो 100 ग्रेडियंट में कहते हैं इसको, जी कहते हैं। जैसे यहाँ अंश के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, अंश कहते हैं इसको, ऐसे इसको जी कहते हैं। एक जी, एक ग्रेडियंट में होते 100 मिनट और 1 मिनट में होंगे 100 सेकेंड। मतलब अगर आप ग्रेडियंट की काउंटिंग कर रहे हैं तो ग्रेडियंट में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड। और अगर शास्त्रिक पद्धति मतलब डिग्री में काउंट कर रहे होंगे तो 1 मिनट में, एक अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। रेडियन क्या होता है? ये एक पद्धति है इसी को नापने की। बस इसमें एक जरूरत होती है कि हमें पाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पाई क्या होता है। तो हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि पाई का मान 3.1428 होता है। ये ऐसी को 22/7 भी हम लोग कह दिया, 22/7 इसका सही मान होता है। तो ये हो गए
शास्त्रिक पद्धति, सतिक पद्धति और रेडियन। अब इनमें हम लोगों को रिलेशन जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमें शास्त्रिक से सतिक में कैसे जाना है, सतिक से रेडियन में कैसे जाना है, मतलब एक दूसरे से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो शास्त्रिक मतलब इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, ग्रेडियंट को जी से प्रदर्शित करते हैं और रेडियन को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा डी बटे 180 बराबर जी बटे 200 बराबर सी बटे पाई। डी बटे 180 बराबर जी बटे 200 बराबर सी बटे पाई, यही एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकाल लेते हैं कि डिग्री को ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट को सी वृत्ति में। डी का मतलब हो गया डिग्री, जी का मतलब हो गया ग्रेडियंट या सतिक पद्धति और सी का मतलब हो गया रेडियन या वृत्तीय पद्धति।